नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 3 है और हमारे चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु और अणु क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे और इसकी खोज कैसे हुई थी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत से पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था कि भारतीय दार्शनिक जो कर्नाड थे भारत के दार्शनिक महर्षि कर्नाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, जिसको एक हम पदार्थ है चाहे द्रव्य लेंगे जिसको विभाजित करते जाएंगे एक ऐसी सीमा आएगी जहां पर हम उस कण को थोड़ा सा भी विभाजित नहीं कर सकते, तो वो सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों को उन्होंने क्या कहा था? परमाणु कहा था। तो भारत के महर्षि कर्नाड ने एक द्रव्य को इतने छोटे छोटे कणों में विभाजित किया कि वो उन्होंने बताया कि एक द्रव्य को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएंगे, अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जहां पर वो पुनः विभाजित नहीं हो सकेगा। उन्होंने महर्षि कर्नाड ने उस उच्चतम कण को परमाणु नाम दिया था। आपको बता दें कि एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कत्याम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य के भिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि भारत के एक अन्य दार्शनिक पकुदा कत्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया था और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि लगभग इसी समय ग्रीक के दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हमें द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी तो जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सके। उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा था। आपको बता, उन्होंने भी भारत लगभग ग्रीक के जो दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए एक ऐसी स्थिति आएगी कि जहां प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कण को परमाणु कहा था। और भारत में भी जो दार्शनिक महर्षि कर्नाड उन्होंने भी क्या कहा था? अविभाज्य कण को परमाणु ही कहा था। उन्होंने विभाज्य कण को परमाणु कहा था। आपको बता दें कि ये सभी सुझाव दार्शनिक विचार पर आधारित थे। आपको बता दें कि ये सभी सुझाव जिसने दिया था वो किसने? दार्शनिक ने दिया था, अपने विचार के हिसाब से दिया था। और इन विचारों को वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी में तब तक कोई भी अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। आपको बता दें 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता करने में इच्छुक हुए कि तत्व क्यों संयोग करते, जब तत्व परस्पर संयोग करते तो क्या होता है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक एंटोनी एल लावेजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसमें सामान्य रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किए। बता दें कि वैज्ञानिक एंटोनी एल लावेजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसमें रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया था। उनका पहला नियम था रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक आपको बता दें रासायनिक संयोजन के नियम क्या हुआ। आपको बता दें लावेजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए थे। आपको बता दें रासायनिक संयोजन नियम में को लावेजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रयोग
प्रयोग करके कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित है, जिनमें से पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपको बता दें कि पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसके बारे में हम जानेंगे। आपको बता दें जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। आपको बता दें कि जब रासायनिक परिवर्तन या चाहे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या उस द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। इसके समझने के लिए पहले हम एक क्रियाकलाप को समझेंगे, तो उसके बारे में आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि क्रियाकलाप 3.1 में कि निम्न एक्स और वाई रसायनों का एक युगल है। तो पहले में कॉपर सल्फेट और पहले पॉइंट में एक्स में कॉपर सल्फेट और वाई के पहले पॉइंट में सोडियम कार्बोनेट। आपको बता दें सेकेंड पॉइंट एक्स के बेरियम क्लोराइड और वाई के सेकेंड पॉइंट में सोडियम सल्फेट है, और एक्स के तीसरे पॉइंट में लेड नाइट्रेट और वाई के तीसरे पॉइंट में सोडियम क्लोराइड है। आपको बता दें कि एक्स एवं वाई युगलों की सूची को एक युगल के रसायनों के अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। आपको बता दें कि उपरोक्त तैयार युगल विलयन में वाई के विलयनों में से वाई के विलयन के एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं वाई के जो एक्स के विलयन को एक छोटी सी परखड़ी में डालें। एक्स को जो विलयन है एक शंक्वाकार फ्लास्क है, जो एक्स का जो विलयन हम लिए थे उस विलयन को क्या करेंगे एक छोटी सी परखड़ी में डालेंगे। आपको देखेंगे छोटी सी परखड़ी के विलय युक्त फ्लास्क है। फ्लास्क में एक प्रकार की लटकाइए ताकि विलयन परस्पर मिश्रित न हो। देखिए फिगर में दिखाया गया है कि एक्स जो हमारे जो विलयन हम लिए थे उसमें क्या था, छोटी वाली नली में लिए हैं, छोटी वाली नली में जिसको एक्स का विलयन का है, और जो हमारे वाई का जो हम विलयन एक बड़े वाले फ्लास्क में लिए हैं, जैसे फिगर में लिखा है फ्लास्क छोटी वाली बड़ी वाली में वाई में। ठीक है, मिश्रण तत्पश्चात फ्लास्क के मुख के ऊपर एक कार्क लगा दीजिए, कार्क को मतलब बंद कर दीजिए उसको। अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तौल लीजिए। आपको बता दें जब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे एक्स और वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। आपको बताते हैं कि अब इस फ्लास्क को पुनः तौलिए। एक तो इसको पहले मिलाने से पहले तौल लीजिए, फिर इसको मिलाने के बाद भी तौलिए, और उसके बाद शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया होती है। क्या आप सोचते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फ्लास्क के मुंह पर कार्क क्यों लगाते हैं? और फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ है? तो आपको बता दें कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न इसका विनाश हो सकता है। आपको बता दें कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जाता है। अब हमारा अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है इसके बारे में समझेंगे। स्थिर अनुपात का नियम होता है क्या इसके बारे में समझेंगे। स्थिर अनुपात का नियम लावेजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनी होती है। आपको बता दें कि स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि लावेजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनी होती है से निर्मित होता है। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर निर्मित होता है। आपको बता दें इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों के अनुपात स्थिर होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात होता है क्या स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया जाए अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। कोई भी यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है, चाहे वो किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया या किसी भी स्थान से बनाया गया, कोई भी बनाया हो, इसका जो अनुपात होता है वो अनुपात स्थिर ही रहता है। आपको बता दें कि यौगिक में जैसे जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है।
1:8 होता है, 1:8 होता है, 1:8 होता है। आपको बता दें कि यौगिक जैसे यौगिक जल है में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस प्रकार यदि हम 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आपको बता दें कि इस प्रकार 9 ग्राम जल हम लेते हैं, इस पर 9 ग्राम हम जल लेते हैं, जब 9 ग्राम हम जल लेते हैं तो उसका अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम अमोनिया को लेते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14 संबंधित 3 होता है, 14 संबंधित 3 होता है, 14 संबंधित 3 होता है। इन 3 के अनुपात में विद्यमान रहता है। आपको चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो अथवा किसी भी स्रोत से लिया गया हो। उपरोक्त उदाहरण में आपको बता दें, उपरोक्त उदाहरणों से बता दें कि स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है। जिस निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं प्राउड जिस निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। आपको बता दें प्राउड ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। कि प्राउड ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। आपको बता दें कि जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए और सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित एवं भौतिक रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया था। सन 1808 ईस्वी में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया और जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुए थे। 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रस्तुत किया जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ था। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी कि अंग्रेजी रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया था। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया जिससे उस समय तक दार्शनिक माना जाता था। आपको बताइए ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिन्हें परमाणु नाम दिया, उससे डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया था। आपको बता दें डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। आपको बता दें डाल्टन का जो यह सिद्धांत था रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की थी। आपको बताते हैं कि डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत की व्याख्या की थी। आपको बता दें कि डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक के मिश्रण वो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। आपको बताते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न इस प्रकार है। आपको बता दें कि जो भी द्रव्य है चाहे तत्व यौगिक मिश्रण हो उन्हें सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। आप डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना का निम्न प्रकार से कर सकते हैं। आपको बता सकते कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। सभी जो द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आपको बता दें परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो
परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किया जा सकता और न ही इनका विनाश हो सकता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि यदि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। उन्होंने कहा था कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। आपको भिन्न 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 तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। आपको बता दें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। और आपको बता दें कि 5वां पॉइंट उन्होंने कहा था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात के संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। आपको बता दें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, डाल्टन ने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। और हमारा 6वां पॉइंट का मैंने कहा था कि किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं आकार निश्चित होते हैं। आपको बता दें किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं आकार निश्चित होते हैं। आपको बता दें कि आपने अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। आपको बता दें कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परमाणु और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। आपको हम बता दें कि डाल्टन के नियम के अनुसार कितने पॉइंट इन्होंने बताए थे उसके बारे में बता दिए संश्लेषण के नियम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु तभी तो हम पढ़ेंगे परमाणु कैसे कैसे बने होते हैं और परमाणु क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी किसी इमारत की दीवार को बनते देखी है? जैसे आपने आसपास अपने घरों के आसपास किसी घर की दीवार को बनते देखा है। इन दीवारों में एक कमरा एवं कई कमरों के समूह एक इमारत निर्मित होती है। आपको बता दें कि इस दीवारों से एक कमरा और कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। एक घर का निर्माण होता है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है और इसकी बाबी एंड एंटी हिल्स की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह एक रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। क्या होता है? एक छोटा सा रेत का कण होता है और यह इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु से निर्मित है। आपको बता दें कि हमारे घर के आसपास एक इमारत बनती है। उस इमारत में एक कमरा से कई कमरा बनते हैं और कई कमरों से एक घर का निर्माण होता है। उस घर के निर्माण होने से पहले क्या क्या उसमें सामान लगती ईट गीट बालू जो ये मिट्टी एक रेत के कण होते हैं। और इसी प्रकार सद्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है कि परमाणुओं के मिलने से तत्व या मिश्रण का निर्माण होता है। उसी प्रकार आपको बता दें कि परमाणु कितने बड़े हो सकते हैं। आपको इसके बारे में बात करेंगे। परमाणु कितने बड़े हो सकते हैं? आपको बता दें परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिनकी हम कल्पना या तुलना कर सकें तो उससे भी छोटे होते हैं। आपको बता दें कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु की जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सके उससे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट इतनी मोटी परत दिखाई देती है। आपको ज्ञात कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि परमाणु कितने छोटे हो सकते हैं। अब लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक रखा है तो एक हमारे पास जो कागज की जो एक शीट होती है एकदम पतली सी जो ऐसा ब्लड उससे भी छोटी होती है। आपको बता दें कि परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर और 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। बहुत ही परमाणु छोटे छोटे होते हैं। आपको कुछ उदाहरण के रूप में समझाते हैं। जैसे सापेक्ष आकार त्रिज्या 10⁻10 मीटर मतलब हाइड्रोजन परमाणु का आकार होता है। 10⁻10 मीटर हाइड्रोजन परमाणु का आकार होता है। 10⁻9 मीटर जल के अणु का परमाणु का आकार होता है। और 10⁻8 मीटर हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन उसके अणु की वो डायमीटर है। आपको बता दें कि 10⁻4 रेत के कण जो हम रेत के कण होते हैं ना वो बहुत ही छोटे छोटे उनका ये डायमीटर होता है। और 10⁻3 यह चींटी का होता है डायमीटर चींटी का। और 10⁻1 सेब के जो परमाणु से मिलकर उनका नाम होता है।
जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि इतना छोटा है कि हम इसे नगण्य मानते हैं, नगण्य मान सकते हैं कि तो हम इस प्रकार इसके बारे में क्यों सोचें क्यों सोचें कि हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना होता है। इस बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व जो है ना परमाणु से बना होता है। चाहे हम उन्हें देख देख नहीं सके फिर भी चाहे उन्हें हम देख नहीं भी सके फिर भी वह यहाँ क्या है विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। जब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्व की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, तत्व की सहायता से आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि हम आधुनिक तकनीकी की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं। आधुनिक तकनीकों की सहायता से आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं। वो हमारा अगला टॉपिक विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आधुनिक प्रतीक क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो डाल्टन हमारे दार्शनिक थे। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। तो डाल्टन जो हमारे जो डाल्टन दार्शनिक थे, डाल्टन ने ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। इसके प्रकार में हम अच्छे से समझेंगे। उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व के एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। यह प्रतीक उस तत्व के एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। जो ये तत्व एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। वर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन्होंने तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। वर्जिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। आपको बता दें कि जो ये प्रतीक है, ये प्रतीक हाइड्रोजन का है, ये प्रतीक फास्फोरस का, और जो ये है कॉपर, ये गोल्ड का, और ये कार्बन, ये सल्फर, ये सीसा लेड का, और ये है प्लेटिना, और ये ऑक्सीजन, आयरन और सिल्वर और पारा। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के जो इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि प्रारंभ में तत्वों के नामों की जो व्युत्पत्ति उस स्थानों के नामों से की गई थी। आपको बता दें कि प्रारंभ में तत्वों के जो नाम थे उनकी उत्पत्ति के स्थानों के नाम से की गई थी जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। जहां से पाए उन्हीं के आधार पर उनका नाम रख दिया गया था। आपको बता दें कॉपर का नाम साइप्रस, आपको बता दें उदाहरण के रूप में कॉपर का नाम साइप्रस से ही उत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया था। उदाहरण के स्वर्ण का जो गोल्ड हम लोग गोल्ड कहते हैं, गोल्ड का नाम अंग्रेजी में उसका अर्थ उस शब्द के लिए लिया गया जिसका अर्थ पीला होता है। उसको गोल्ड को जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में पीला होता है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था जिसको आईपीएससी संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। जो तत्वों को यूपीएससी एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जहां तत्वों के नामों, प्रतीकों, को प्रदान करती है, स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। आपको बता दें अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं।
अधिकतर आपको बता दें, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। आपको बता दें, किसी भी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर तथा दूसरे अक्षर को इस छोटे अक्षर में लिखा जाता है। आपको बता दें कि किसी भी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में और दूसरे अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आपको बता दें, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही तत्व से बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को कैपिटल ही लेटर में। अब तो जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ए और एल एल्युमिनियम लिखते हैं, तो इसका जो एल है, एल स्मॉल, और जो कैपिटल ए है वो कैपिटल में। जैसे पहला अक्षर कैपिटल में लिखा गया, जो इसमें दूसरा अक्षर है वो क्या, स्मॉल में लिखा गया। अब इसी तरह कोबाल्ट को लेते हैं, कोबाल्ट में जो CO है, का जो पहला अक्षर C है हमारा वो कैपिटल में, और जो O है हमारा स्मॉल लेटर में लिखा गया है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी भी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। आपको बता दें, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले एक अक्षर को संयुक्त करके उदाहरण के रूप में क्लोरीन और जिंक इत्यादि। आपको बता दें कि अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण आपको बता दें, आयरन का प्रतीक Fe है और उनके लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न किया गया है। आपको बता दें, सोडियम, इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K है। आपको बता दें कि नाइट्रियम एवं कैलियम से उत्पन्न है। आपको इस प्रकार प्रत्येक तत्व एक नाम एवं अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होते हैं। आपको बताते हैं, प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। आपको बता दें कि कुछ तत्वों का प्रतीक निम्नलिखित है। जैसे एल्युमिनियम का प्रतीक Al होता है, जैसे एल्युमिनियम का प्रतीक Al, आर्गन का प्रतीक Ar, बेरियम का जो प्रतीक कैसे हम इंडिकेटर Ba से इंडिकेट करते हैं, और बोरॉन को B से, क्लोरीन को Br से इंडिकेट करते हैं, और कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से, और क्लोरीन के Cl से, कोबाल्ट को Co से इंडिकेट करते हैं, और कॉपर को Cu, फ्लोरीन को F से, स्वर्ण को Au से, और हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होता है H से, आयोडीन को I से, आयरन को Fe से, और सीसा को जो जैसे लेड कहते हैं, लेड को Pb से, मैग्नीशियम के Mg से, और नियान को Ne से। आपको बता दें कि नाइट्रोजन को हम N से इंडिकेट करते हैं, ऑक्सीजन को O से इंडिकेट करते हैं, पोटेशियम K से इंडिकेट करते हैं, सिलिकॉन को Si से इंडिकेट करते हैं, और चांदी सिल्वर Ag से इंडिकेट करते हैं, सोडियम को हम Na से, सल्फर को S से, और यूरेनियम को U से, जिंक को Zn से हम इंडिकेट करते हैं। आपको बता दें कि जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपयुक्त सारणी में दी गई है। आपको बता दें, इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। आपको बता दें कि जब हम कोई सी चीज़ को बार बार देखते हैं या बार बार पढ़ते हैं तो हमें अपने आप ही याद होने लगता है। आप भी इन सब पर, ये जितने भी प्रतीक है उन सबको याद करना चाहते हैं तो आप भी इनको बार बार देखिए और बार बार लिखिए, तो आपको याद हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। आपको बता दें कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना संकल्पना थी वो परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। आपको बता दें, उनके अनुसार डाल्टन के अकॉर्डिंग प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। आपको बता दें कि डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में असमर्थ थे। डाल्टन के सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में असमर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए थे। समर्थ थे कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था। आपको बता दें कि चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन
कार्य था। इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम का उपयोग करके एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया जा सकता है। आपको बता दें कि डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु सिद्धांत की सबसे विशेष संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणी गुण परमाणु द्रव्यमान होता था। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ थे कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए, कोशिश करने लगे। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत बहुत कठिन कार्य था। आपको बता दें कि चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना एक अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार नियम का उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। आपको बता दें कि हम यहाँ पर एक यौगिक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। आपको बता दें कि प्रायोगिक तौर पर यह निश्चित किया गया है कि 3 कार्बन और 4 ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन 4/3 गुणा अधिक है। कार्बन 4/3 गुणा अधिक है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक यौगिक है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निश्चित किया गया कि प्रयोग करके निश्चित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से क्या निर्मित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन 4/3 गुणा अधिक है। द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है तथा मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 माइक्रोन तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 माइक्रोन इंडिकेट करेंगे। प्रारंभ में आपको बता दें, प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक टेम्परेचर द्वारा संक्षेप में लिखते हैं, AMU द्वारा लिखते हैं। लेकिन आजकल IUPAC ने नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है, लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना होता है। आपको बता दें, लेकिन द्रव्यमानों की जो इकाई होती है यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आपको बताएं, आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणुओं के द्रव्यमानों की भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने आगे चलकर परमाणु द्रव्यमान की भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए कि वैज्ञानिक जब भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के इस प्रकार के बारे में शोध करते थे, तो उन्हें प्रारंभ में प्राकृतिक जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान बता दें कि उन्होंने प्रारंभ में प्राकृतिक जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिखा। आपको बता दें कि ऑक्सीजन परमाणु के जो द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के यूनिट के रूप में लिखा। 2 कारणों से इस सुसंगत समझाया गया। आपको बता दें कि 2 कारणों से इसे सुसंगत समझाया। आपको बता दें कि पहला है, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, और इसी प्रकार परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। आपको बता दें, इस प्रकार परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं।
आपको बता दें कि ये तथा 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटॉप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। आपको बता दें कि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को 1961 आपको बता दें कि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। क्या बोलते कार्बन 12 समस्थानिक एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में लेते हैं। आपको बता दें कार्बन 12 समस्थानिक एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। इसका जो द्रव्यमान है 12 इकाई है, मतलब 12 तरबूज इकाई का 12 फल अथवा 12 फल प्रदान इकाई है। आपको बता दें कि जो वो तरबूज के 12 टुकड़े करता है तथा वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष। आपको बता दें कि चित्र में दिखाया गया है कि अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात परिभाषित किया जाता है। आपको बता दें कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणुओं के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। आपको बता दें कि कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बारे में पहला हमारा तत्व हाइड्रोजन, जो हमारा तत्व है हाइड्रोजन, उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसे हम इंडिकेट करते हैं यू से। परमाणु द्रव्यमान को कैसे इंडिकेट करते हैं? यू से। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 और क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 होता है और कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 40 होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। आपको बता दें परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आपको बता दें अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वो द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते, अनुभव कर सकते और छू सकते हैं। आपको बता दें कि जो परमाणु का अस्तित्व है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु पहले तो परमाणु से अणु या आयन बनते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वो द्रव्यमान को बनाते हैं जिसे हम देख सकते, अनुभव कर सकते और उसे महसूस छू भी सकते हैं। परमाणु के जो किस प्रकार का अस्तित्व में रहते हैं, आपको बता दें कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। परमाणु से अणु और आयन बनते हैं और अणु या आयन से
अणु अणु अथवा आयन की अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छूकर महसूस भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं, अगला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो कल हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में।